नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम द्रव्य के तापीय गुण से कुछ टॉपिक लिए हैं, जैसे उष्मा, उष्माधारिता, विशिष्ट उष्मा, मोलर उष्माधारिता। साथ में हम बात करेंगे ठोस, द्रव और गैसों की विशिष्ट उष्माधारिता के बारे में। इन सभी टॉपिकों पर, इन सभी बिंदुओं पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे हम उष्मा से, हीट से। देखिए, उष्मा होती क्या है। हम ये जानते हैं कि उष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है कि जब दो निकायों के मध्य या दो वस्तुओं के मध्य तापांतर होता है तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होने वाली ऊर्जा ही उष्मा होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि दो भिन्न तापों वाली वस्तुओं के मध्य उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होने वाली ऊर्जा उष्मा कहलाती है। क्लियर? तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होने वाली ऊर्जा ही उष्मा है। क्लियर? तो यहां पर मैं आपके सामने उष्मा की डेफिनेशन पुट कर देता हूं। तापांतर के कारण, ताप में अंतर के कारण, तापांतर के कारण विभिन्न निकायों एवं, या इसके स्थान पर हो सकता है या लगा देते हैं, या वस्तुओं के मध्य आदान प्रदान होने वाली ऊर्जा उष्मा कहलाती है। हीट कहलाएगी, उष्मा कहलाती है। अब देखिए, गैसों का जो अणुगति सिद्धांत है वो क्या कहता है कि किसी पदार्थ के अंदर जो अणु हैं, जब वो गति करते हैं तो उनके अंदर ही उसमें ऊर्जा समाहित होती है। तो पदार्थ के अणुओं के जो गतिज ऊर्जा है वो उसमें ऊर्जा को ही बताती है। क्लियर? देखिए, पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा, पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा उसमें ऊर्जा को बताती है। उसमें ऊर्जा को बताती है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? उसमें ऊर्जा को ही रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उसमें ऊर्जा, जिसे हम उष्मा कह रहे हैं, इसके मात्रक की। तो ये एक प्रकार की ऊर्जा ही है। तत्पश्चात इसका मात्रक ऊर्जा के समान ही जूल होता है। तो देखिए, ध्यान देंगे यहां पर उष्मा का मात्रक, उष्मा का जो मात्रक है वो क्या होने वाला है? जूल। ये जो जूल है ये SI पद्धति में है। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं CGS पद्धति में। तो देखिए, CGS पद्धति में जो इसका मात्रक है वो होता है अर्ग। और हम आपको बता दें कि 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। 1 जूल किसके इक्वल होता है? 10 की घात 7 अर्ग के इक्वल होगा। क्लियर? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके व्यवहारिक मात्रक की बात करते हैं। इसका जो व्यवहारिक मात्रक है वो कैलोरी होता है। कैलोरी। और हम आपको बता दें कि जो 1 कैलोरी होता है वो 4.2 जूल के इक्वल होता है। ये बार बार यूज में आएगा, इसलिए इस रिलेशन को आप याद रखें, दिमाग में रख लीजिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
कि एक कैलोरी होती क्या है। तो देखिए इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम आपको बताने जा रहे हैं कि 1 ग्राम हम जल लेंगे और उसका तापमान है 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए उसको दी गई उष्मा है वो 1 कैलोरी होती है। देखिए हम क्या लेकर चल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपके सामने पुट कर रहे हैं। देखिए 1 कैलोरी, 1 कैलोरी किसके तुल्य होगी, 1 एटीएम दाब पर, दाब कितना होना चाहिए, 1 एटीएम। ठीक है, 1 ग्राम जल लीजिए, जल का ताप, अब देखिए कहां से कहां तक बढ़ा रहे हैं, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा 1 कैलोरी के बराबर होती है। 1 कैलोरी के बराबर होती है या उसी को ही हम 1 कैलोरी कहते हैं। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर उष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। उष्माधारिता क्या है, देखिए ये वाली जो डेफिनेशन है 1 कैलोरी वाली, कई कंपटीशन एग्जाम में पहले भी पूछी जा चुकी है। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि 1 कैलोरी 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा के बराबर होती है। तो ये जो ताप है वो कितना होता है, तो 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री तक होता है। और कितने दाब पर ये प्रक्रिया होनी चाहिए, तो 1 एटीएम पर होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, तो इस लाइन को आप अच्छे से ध्यान में रखें, दिमाग में रखें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर उष्माधारिता। उष्माधारिता इसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं, हीट कैपेसिटी। और देखिए क्या है हीट कैपेसिटी, कि किसी पदार्थ का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए उसको दी जाने वाली उष्मा उसकी उष्माधारिता कहलाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी पदार्थ का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा उष्माधारिता कहलाती है। और इसको स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इसका फॉर्मूला देखेंगे, मात्रक विमा भी देखेंगे। और इसका मान किन पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति, साथ में उस पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चलिए डेफिनेशन देखें एक बार, कि किसी पदार्थ का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा उष्माधारिता कहलाती है, उष्माधारिता कहलाती है। उष्माधारिता कहलाती है। देखिए उष्माधारिता किसके इक्वल होगी, ध्यान दीजिए, उष्माधारिता जिसको हम एस से पुट कर रहे हैं, ये बराबर होती है डेल्टा क्यू, पदार्थ को दी गई उष्मा अपॉन पदार्थ के ताप में वृद्धि, डेल्टा थीटा। देखिए पदार्थ के ताप में वृद्धि को हम डेल्टा थीटा से, और पदार्थ को दी गई उष्मा को या उष्मा में हुए परिवर्तन को डेल्टा क्यू से पुट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में उष्माधारिता का सूत्र आ चुका है।
कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस फॉर्मूले से इसी परिभाषा को हम दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इस ऊष्माधारिता का मान किस पर डिपेंड करता है? पदार्थ के द्रव्यमान और प्रकृति पर डिपेंड करता है। ऊष्माधारिता का मान, ऊष्माधारिता का मान पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करेगा? प्रकृति पर और द्रव्यमान पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। क्लियर? अब हम यहां पर बात करेंगे इसके मात्रक की, विमा की। चलिए देखिए, तो पहले तो हम बात करते हैं इसके मात्रक की। तो मात्रक क्या हो जाएगा? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति केल्विन, या हम कह सकते हैं कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका मात्रक हो गया, जूल प्रति केल्विन या कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब बात करता हूं मैं यहां पर इसकी विमा की। तो देखिए इसकी विमा क्या हो जाएगी? m1L2T-2 θ-1, क्योंकि ये ताप के लिए मैंने यहां पर थीटा पुट किया है, तो ये इसकी विमा आ गई है m1L2T-2 θ-1। समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये लिखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहां पर विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, और कुछ फॉर्मूले आपके सामने हम रखने वाले हैं। एक बार मैं इन सबको यहां से हटा देता हूं, फिर मैं बात करेंगे विशिष्ट उष्मा की। विशिष्ट उष्मा, देखिए विशिष्ट उष्मा, फिर उसके पश्चात हम पढ़ेंगे मोलर विशिष्ट उष्मा, या मोलर ऊष्माधारिता भी उसको हम कह सकते हैं। चलिए, अब हमारा जो टॉपिक है वो है विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट। देखिए विद्यार्थियों, स्पेसिफिक हीट को ग्राम अणुक विशिष्ट उष्मा भी कहा जाता है। होती क्या है कि किसी पदार्थ के प्रति एकांक द्रव्यमान का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा विशिष्ट उष्मा कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कहलाती है। चलिए हेडिंग डाल देते हैं हम, विशिष्ट उष्मा, और इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट। होती क्या है, एक बार ये समझें कि हमारे पास में जो भी पदार्थ है उसके प्रति एकांक द्रव्यमान का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट कहलाती है, विशिष्ट उष्मा कहलाती है। इसको हम ग्राम अणुक विशिष्ट उष्मा भी कहते हैं। इसे और क्या कहा जाता है? ग्राम अणुक विशिष्ट उष्मा। दूसरा नाम है इसका ग्राम अणुक विशिष्ट उष्मा। और इस ग्राम अणुक विशिष्ट उष्मा को हम स्मॉल सी से प्रदर्शित करेंगे। किससे लिखा जाएगा? स्मॉल सी से लिखा जाता है। डेफिनेशन क्या है? एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम परिभाषित करने वाले हैं। देखिए C बराबर 1/m डेल्टा Q बट्टे में डेल्टा थीटा। तो प्रति एकांक द्रव्यमान का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा ही क्या है? ग्राम अणुक विशिष्ट उष्मा, या केवल विशिष्ट उष्मा उसे हम कह सकते हैं।
डेफिनेशन में आपके सामने रख देता हूं, क्या है? किसी पदार्थ के प्रति एकांक द्रव्यमान का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। और विशिष्ट ऊष्मा को विद्यार्थियों किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? सी से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसको भी आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए, क्योंकि ये कई बार कंट्रोवर्शियल पार्ट है ये, क्योंकि कई बार इसको कैपिटल सी से, कई जगह पर इसको एस से प्रदर्शित कर रहे हैं। विशिष्ट अलग अलग सिंबल से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है। तो इसको एकदम दिमाग में क्लियर करें। इसे हम स्मॉल सी से लिख रहे हैं, तो आपको लाइफ टाइम स्मॉल सी से ही पुट करना है। देखिए, हम टेम्परेचर को टी से लिखते हैं, बट यहाँ पर कई बार जो समय है उसको भी टी से लिखते हैं, आवर्तकाल है उसको भी कैपिटल टी से लिख देते हैं, इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे, इसलिए हमने टेम्परेचर को यहाँ पर थीटा से लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए, ये हमारे पास में सूत्र आ गया है, आसान सा सूत्र है, C बराबर 1/m डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा थीटा। इसके बाद में इसके मात्रक विमा की यहां पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक, देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस स्मॉल m का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, इसका मात्रक केल्विन, इसका मात्रक जूल। तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन इसका मात्रक हो गया। या हम क्या कह सकते हैं? कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से भी इसको पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इसकी विमा, विशिष्ट ऊष्मा की विमा, देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी विमा क्या हो जाएगी? m0 L2 T-2 थीटा -1। कई जगह पर K-1 लिखते हैं, कई जगह पर थीटा -1 पुट कर देते हैं, वो ताप के लिए है। क्लियर? तो यहां तक स्पष्ट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये जो विशिष्ट ऊष्मा है दो प्रकार की होती है। विशिष्ट ऊष्मा के प्रकार कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होगी। पहला जो प्रकार है वो कौन सा है? चलिए यहां पर रखते हैं। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, देखिए इस स्थिर आयतन पर और स्थिर दाब पर दोनों देखेंगे। पहली देखिए, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। विद्यार्थियों, हम स्पेसिफिक हीट को स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं, और स्थिर आयतन पर जो स्पेसिफिक हीट है इसके सबस्क्रिप्ट में हम V लगा देंगे। क्या लगा देंगे? V। तो ये CV हो गया। ये जो C है वो स्मॉल c है, क्योंकि आगे चलकर हम कैपिटल C भी यूज में लेंगे, तो इसलिए दोनों को सेपरेट करना आपको समझना भी है। तो स्मॉल CV क्या है? 1/m डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा थीटा, और ये सब है नियत आयतन पर। नियत आयतन पर ये इसका फॉर्मूला है विद्यार्थियों। क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसी के अकॉर्डिंग इसको हम परिभाषित करते हैं कि नियत आयतन पर
प्रति एकांक द्रव्यमान का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा कहलाती है। क्लियर? देखिए कई बार क्या होता है, जब ताप में परिवर्तन अल्प होता है या दी गई उष्मा अल्प होती है तो ताप में परिवर्तन भी अल्प होता है। उन स्थितियों में ये जो फॉर्मूले हैं वो क्या हो जाते हैं, C बराबर 1/m dq अपॉन d थीटा, ये हो जाएगा। और इस स्थिति के अंदर ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CV बराबर 1/m dq अपॉन d थीटा, और V यहां पर क्या रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या है इसका, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा, स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा, इसको हम Cp से पुट करते हैं। किससे लिखेंगे, क्योंकि ये विशिष्ट उष्मा स्मॉल c से और स्थिर दाब के लिए सबस्क्रिप्ट में हम P लगा देंगे। डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, देखिए Cp बराबर 1/m डेल्टा Q अपॉन डेल्टा थीटा, और ये है नियत दाब पर, नियत दाब पर है। डेफिनेशन क्या है, देख लीजिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि नियत दाब पर, दाब को आपको क्या रखना है, नियत रखना है, प्रति एकांक द्रव्यमान का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा कहलाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रति एकांक द्रव्यमान का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए, ये कब रख रहे हैं, कब बढ़ा रहे हैं, नियत दाब पर। तो नियत दाब पर प्रति एकांक द्रव्यमान का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा कहलाती है। वैसे ये जो फॉर्मूले हैं वो आपके मायने रखेंगे। डेफिनेशन किस तरीके से पूछी जाती है, डेफिनेशन से तो कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा सेंस नहीं होता, बट समझ में आना आवश्यक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहां पर मोलर विशिष्ट उष्मा या मोलर उष्मा धारिता। एक ही बात है, जैसे यहां पर जो विशिष्ट उष्मा है इसे हम और क्या कह सकते हैं, ग्राम अणुक विशिष्ट उष्मा। ठीक उसी प्रकार से मोलर विशिष्ट उष्मा को हम मोलर उष्मा धारिता भी कहते हैं। एक बार इन सबको यहां से हम साफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार इतना ही साफ करेंगे, क्योंकि इन जो फॉर्मूले हैं, आगे वाले जो फॉर्मूले हैं, इनको हम समझते हुए यहां पर भी एक रिलेशन स्थापित करेंगे। चलिए देख लेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, अब मोलर विशिष्ट उष्मा, मोलर विशिष्ट उष्मा, या इसको हम क्या कहते हैं, मोलर उष्मा धारिता, मोलर उष्मा धारिता भी इसको कहा जाता है। क्लियर? इसे हम कैपिटल C से प्रदर्शित करेंगे, विशिष्ट उष्मा को स्मॉल c से, और मोलर उष्मा विशिष्ट उष्मा को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? चलिए डेफिनेशन देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है, कैपिटल C बराबर 1/म्यू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा थीटा। देखिए म्यू है यहां पर मोलों की संख्या, यह है ताप में परिवर्तन, डेल्टा Q है पदार्थ को दी गई उष्मा। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी पदार्थ के प्रति एकांक मोल के लिए या 1 मोल के लिए प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए दी जाने वाली उष्मा मोलर विशिष्ट उष्मा कहलाती है, मोलर उष्मा धारिता कहलाती है। कैपिटल C से इसको प्रदर्शित करते हैं। चलिए डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूं मैं। क्या है, किसी पदार्थ के
किसी पदार्थ के प्रति एकांक मोल मात्रा के लिए मोल मात्रा का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा मोलर विशिष्ट उष्मा कहलाती है। मोलर विशिष्ट उष्मा कहलाती है। मोलर विशिष्ट उष्मा कहेंगे। ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है। और जब ताप में अल्प परिवर्तन होता है तो उष्मा में भी अल्प परिवर्तन होगा। कैपिटल C बराबर हम 1/μ dq अपॉन d थीटा भी पुट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए बात करते हैं इसके मात्रक और विमा की। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका मात्रक विमा भी पुट कर देंगे। मात्रक देख लीजिए, मात्रक क्या हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग जूल प्रति मोल, और इसका मात्रक हो गया प्रति केल्विन, या इसको हम कैलोरी में कन्वर्ट करें तो कैलोरी प्रति मोल। उस कंडीशन में इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में पुट कर देते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे मोलर उष्माधारिता की विमा। तो देखिए M1 L2 T-2 θ-1 मोल -1, ये इसकी विमा आ जाएगी। इसकी विमा भी देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि उष्मा ऊर्जा है तो ऊर्जा की विमा M1 L2 T-2, फिर मोलों की संख्या की मोल इनवर्स हो गया, ताप इनवर्स के लिए थीटा इनवर्स हो गया। क्लियर। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से जो विशिष्ट उष्मा है, ग्राम विशिष्ट उष्मा है, 2 प्रकार की होती है, ठीक उसी प्रकार से ही मोलर विशिष्ट उष्मा भी 2 प्रकार की होगी। स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट उष्मा और स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट उष्मा। चलिए आपके सामने रख देते हैं। स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट उष्मा, मोलर विशिष्ट उष्मा जिसको हम CV से प्रदर्शित करेंगे। यहीं पर मैं फॉर्मूला रख देता हूं, CV कैपिटल CV 1/μ क्या होगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा थीटा, और ये कब होगा आयतन नियत होगा। यहां पर आयतन क्या होगा नियत। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्थिर दाब की। स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट उष्मा, मोलर विशिष्ट उष्मा जिसे हम CP से, ये कैपिटल C है, डिफरेंस कर लेना, तो 1/μ डेल्टा Q अपॉन डेल्टा थीटा, और यहां पर P नियत रहना चाहिए, P कांस्टेंट रहना चाहिए। क्लियर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहां पर इन सूत्रों की ओर वापस लौटता हूं। देखिए मोलों की संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, मोलों की संख्या को हम म्यू से पुट कर रहे हैं। किससे लिख रहे हैं म्यू से। किसके इक्वल होता है कुल द्रव्यमान बट्टे में कैपिटल M। ये जो कैपिटल M है वो है मोलर द्रव्यमान, मतलब 1 मोल का द्रव्यमान। 1 मोल पदार्थ हम ले रहे हैं तो उसका जो द्रव्यमान है वो है कैपिटल M। कुल द्रव्यमान के अंदर हम कैपिटल M का भाग लगा देंगे तो मोलों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। हम स्मॉल m की जगह क्या रख सकते हैं,
स्मॉल एम की जगह म्यू इंटू कैपिटल एम रख सकते हैं, पुट किया जा सकता है। देन यहां से ये वाला फॉर्मूला या मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं इसमें, तो क्या आ जाएगा, सी वी बराबर देखिए म्यू के स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल एम बट्टे में कैपिटल एम, तो कैपिटल एम तो चला जाएगा ऊपर और हमारे पास में आ जाएगा ये वाली राशि जो कि क्या है, सी वी है। तो कैपिटल सी वी बराबर कैपिटल एम इंटू सी आ जाएगा, कैपिटल सी पी बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल एम इंटू सी पी आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो विद्यार्थी यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, द्रवों की विशिष्ट ऊष्मा और गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। अलग अलग हम चर्चा करेंगे उन पर कि सबसे पहले हम लेंगे ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, ध्रुवों की कितनी होगी, और अंत में हम चर्चा करेंगे गैसों की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। चलिए एक बार इन सबको मैं यहां से हटा देता हूं, फिर हम लेंगे ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा। चर्चा करेंगे ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। देखिए विद्यार्थियों, ठोसों को यदि हम गर्म करें अर्थात ऊष्मा दें तो उनके आयतन में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती, अर्थात आयतन में वृद्धि को हम नगण्य मान सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ठोसों को ऊष्मा देने पर वो नियत आयतन पर ऊष्मा ली जाती है, अर्थात उनकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा होती है। एक बार जो मैंने अब तक बोला है ठोसों के बारे में उसको एक फिर से सुन लीजिए कि हम जैसे ही किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसके आयतन में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स वो जो ऊष्मा लेता है तो वो स्थिर आयतन पर लेता है, और जब स्थिर आयतन पर ऊष्मा ग्रहण करता है तो उसे हम स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कह सकते हैं। क्लियर, कि ठोसों की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा के इक्वल होती है। समझ में आ गया। चलिए ठोसों की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो किस प्रकार की होती है, कैसे होगी, वो समझ लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यदि मैं यहां पर एक ग्राफ खींचूं, यहां पर हम ले रहे हैं एक तरफ तो विशिष्ट ऊष्मा, एक तरफ हम क्या ले रहे हैं, विशिष्ट ऊष्मा, और ये जो विशिष्ट ऊष्मा हम लेकर चल रहे हैं यह है सीवी क्यों है ये भी क्लियर कर लेना, क्योंकि ठोसों का ताप बढ़ाने पर आयतन में नगण्य परिवर्तन होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा होती है। चलिए इनका जो ग्राफ है वो किस प्रकार का प्राप्त होने वाला है कि प्रारंभ में ये इस तरीके से बढ़ता है, फिर एक निश्चित ताप के ऊपर ये कांस्टेंट हो जाता है, ऐसा ग्राफ हमें मिलने वाला है। देखिए जिस ताप के ऊपर इसका मान कांस्टेंट हो जाता है उस ताप को हम डी बाई ताप, और इसका जो कांस्टेंट वाला मान है वो 3R के इक्वल होता है। ये जो टेम्परेचर है जिसके ऊपर ताप कांस्टेंट हो जाता है इसको हम क्या कहते हैं, डी बाई ताप। डी बाई ताप से अधिक ताप यदि आप लेते हैं तो ठोसों की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो कांस्टेंट हो जाएगी, 3R के इक्वल हो जाएगी। ये जो R है वो गैस स्थिरांक है। R क्या है, गैस स्थिरांक। ग्राफ क्लियर हो जाना चाहिए कि ठोसों के लिए जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा होती है, और ताप बढ़ाने पर जो विशिष्ट ऊष्मा है वो इंक्रीज होती है। देखिए जब ताप 0 है तब विशिष्ट ऊष्मा भी कितनी है, 0 है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है विशिष्ट ऊष्मा भी इंक्रीज होती है, और डी बाई ताप पर इसका मान नियत हो जाता है, फिर नियत ही रहता है, और वो कितने के इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाएगा, सीवी का मान किसके बराबर रहेगा, 3R के बराबर रहेगा। किसके तुल्य रहेगा, 3R के इक्वल होगा। क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये जो हम लेकर चल रहे हैं ये कैपिटल वाला C है। कौन सा C है, कैपिटल वाला C। क्लियर, स्पष्ट हो गया। अब देखिए एक
नियम है जिसे हम ड्यूलॉग पेटिट का नियम भी कहते हैं। ड्यूलॉग एवं पेटिट का नियम। ड्यूलॉग एवं पेटिट का नियम क्या है वो समझें कि जब आप कमरे के ताप पर धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं तो वो 3R के इक्वल होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ड्यूलॉग पेटिट का नियम क्या कहता है कि कमरे के ताप पर सभी धातुओं की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा 3R के बराबर होती है। इसका मतलब उनके लिए कमरे का ताप ही डिवाइड ताप है, और डिवाइड ताप से अधिक ताप के ऊपर हम ये जानते हैं कि पदार्थों की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो 3R के इक्वल होती है। तो यहां पर जो ड्यूलॉग पेटिट का नियम है वो धातुओं के लिए लागू होगा, कमरे के ताप पर लागू होगा। क्या है, मैं यहां पर आपके सामने पुट कर देता हूं। कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर सभी धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा 3R के बराबर होती है। ये नियम है, बराबर होती है। क्लियर? 3R के तुल्य होगी। अब देखिए इस 3R को हम दूसरे मात्रकों में कन्वर्ट करें तो किस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो 3R है इसे हम कैलोरी में कन्वर्ट करें तो देखिए इसे हम 6 कैलोरी प्रति मोल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति केल्विन कह सकते हैं। इसे हम कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं 25, क्योंकि इस R का मान 8.14 होता है। 8.14 होता है। तत्पश्चात 8 कुछ होगा तो 8 को इससे 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 8.314 होता है। तो लगभग इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो 25 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, प्रति मोल प्रति केल्विन। ये हमें मिल चुका है ड्यूलॉग पेटिट का नियम, और इसको हमने एकदम कन्वर्ट भी कर दिया है। अब यहां पर ध्यान दें, मैं यहां पर एक ठोस ले रहा हूं, बर्फ। देखिए बर्फ की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो बार बार हमें काम में भी लेनी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी आएगी, इसलिए आप इसको थोड़ा दिमाग में भी रखें। देखिए बर्फ एक ठोस है और इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होती है। स्मॉल सीवी का मान मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह सब कुछ क्या है कैपिटल सीवी, और मैं जल बर्फ के लिए देखिए आपको जो काम की चीज है वो मैं यहां पर पुट कर देता हूं। क्या है, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा किसके इक्वल होती है, Cv बराबर 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या है, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा है। क्लियर? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा द्रव, और द्रव में भी हम स्पेशली किसकी चर्चा करेंगे, जल की चर्चा करेंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, इसमें हम किसकी चर्चा करने वाले हैं, जल के बारे में। देखिए विद्यार्थियों, ज्ञात सभी द्रव और ठोसों में जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। जितने भी ज्ञात द्रव हैं, ठोस हैं, उनमें सब में सबसे ज्यादा जो विशिष्ट ऊष्मा है वो जल की होती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि प्रति डिग्री सेंटीग्रेड जल का तापमान बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी।
जब जल गर्म होता है तो सबसे ज्यादा ऊष्मा ग्रहण करता है, जब जल ठंडा होता है तो सबसे ज्यादा ऊष्मा का उत्सर्जन भी करेगा। इसका मतलब यह हो गया कि जल को गर्म होने में भी समय लगता है और ठंडा होने में भी समय लगता है। बहुत सारी चीजें निकल रही है, एक एक करके इनको क्लियर करते हैं। देखिए क्या है, जल के लिए विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक, इनकी विशिष्ट ऊष्मा है वो क्या रहेगी, सबसे ज्यादा ज्ञात सभी द्रव और ठोसों में से सबसे ज्यादा इसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है। सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी रहेगी, जल की रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ है वो भी समझ लीजिए कि जल को गर्म करने के लिए सबसे ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी और जब ये ठंडा होता है तो सबसे ज्यादा ऊष्मा का उत्सर्जन भी करता है। तो देखिए ये लाइन भी मैं आपके सामने पुट कर देता हूं। जल को गर्म करने के लिए सर्वाधिक ऊष्मा देनी पड़ती है, सर्वाधिक ऊष्मा देनी पड़ती है। क्लियर। साथ में जब जल ठंडा होता है तो सर्वाधिक ऊष्मा का उत्सर्जन भी करता है तथा जल जब ठंडा होता है, ठंडा होता है तो सर्वाधिक ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, सर्वाधिक ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है। क्लियर। देखिए इन दोनों गुणों को, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण से ही जो रोगी है उनके सिकाई के लिए गर्म जल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि गर्म जल है वो देरी से ठंडा होता है, इसलिए रोगियों की सिकाई के लिए जल का प्रयोग करते हैं। इसी गुण की वजह से, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण से। इसके साथ में जो वाहन होते हैं उनके अंदर जो रेडिएटर होता है, जो वाहन जब चलता है तो वो गर्म हो जाता है, तो उसे ठंडा करने के लिए जल का प्रयोग करते हैं। रेडिएटर को भी ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, जल का। क्यों? क्योंकि वो सर्वाधिक ऊष्मा ग्रहण करने वाला पदार्थ होता है, इसलिए रेडिएटर के अंदर ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपके सामने यहां पर जल के लिए विशिष्ट ऊष्मा तथा ताप के मध्य ग्राफ रख रहा हूं। ये देखिए हमारे पास में ग्राफ है, एक तरफ मैं ले लेता हूं विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। और देखिए ये जो विशिष्ट ऊष्मा है मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं 0.996, यह है 1.000, ये हमारे पास में है 1.004, ये हमारे पास में है 1.008 और इनका जो मात्रक है वो भी देख लीजिए। हम इनको लेकर चल रहे हैं कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। एक तरफ हम लेकर चल रहे हैं ताप, एक तरफ हम क्या लेकर चल रहे हैं, ताप लेकर चल रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि जो जल है उसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। तो ये जो ग्राफ है वो कहां से कहां तक वेरी करने वाला है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेरी करने वाला है। चलिए ग्राफ किस प्रकार का प्राप्त होता है वो भी देख लीजिए। देखिए ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 60 और ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। इसका जो मान है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, न्यूनतम।
इसका मतलब ये हुआ है कि जैसे जैसे जल का टेम्परेचर बढ़ता है उसकी विशिष्ट उष्मा घटती जाती है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम हो जाती है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर जब और बढ़ाते हैं तो इसकी विशिष्ट उष्मा बढ़ती जाएगी। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की जो विशिष्ट उष्मा है वो न्यूनतम होती है। और देखिए विद्यार्थियों, यहां पर एक चीज स्पष्ट कर लीजिए कि इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं आ रहा है, 1 से 1.008 तक ही चेंज हो रहा है। तो देखिए अब जल की जो विशिष्ट उष्मा है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। जल की विशिष्ट उष्मा, जल की विशिष्ट उष्मा होती है 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर ये समझें कि ये वाली जो डेफिनेशन है वो कब है, दाब तो होना चाहिए 1 atm, दाब कितना होना चाहिए 1 atm होना चाहिए, और ताप कहां से कहां तक चेंज होना चाहिए 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप चेंज होना चाहिए। और जल की जो मात्रा है वो हम 1 ग्राम ले रहे हैं, 1 कैलोरी प्रति ग्राम के लिए है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, लेकिन जो ताप की रेंज है वो क्या होनी चाहिए 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक, और किस दाब पर होनी चाहिए 1 atm के दाब पर होनी चाहिए। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गैसों की विशिष्ट उष्मा के बारे में। विद्यार्थियों, अब यहां पर हम चर्चा करेंगे गैसों की विशिष्ट उष्मा के बारे में। देखिए, जब किसी गैस को हम गर्म करेंगे तो उसके टेम्परेचर में वृद्धि होगी, साथ में गैस में प्रसार भी होगा, और जब गैस में प्रसार होता है तो उसके ताप में कमी आएगी, और जब गैस को हम संपीड़ित करते हैं तो उसके ताप में वृद्धि होती है। इन दोनों चीज़ों को भी साथ में ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसके जो गैस है उसमें प्रसार या संपीड़न काफ़ी अधिक हो सकता है। चलिए, तो देखिए हम ये जानते हैं कि जब हम गैस का क्या होता है, गैस का प्रसार होता है, क्या हो रहा है गैस का प्रसार, तो ताप में कमी आती है, ताप में कमी। और जब गैस का संपीड़न होता है, गैस का क्या हो रहा है संपीड़न, गैस जब संपीड़ित होती है तो ताप में वृद्धि होती है, ताप में वृद्धि होगी। क्लियर? तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम गैस की विशिष्ट उष्मा फाइंड आउट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये कंसीडर कर लेता हूं कि जो गैस है उसको बाहर से हम न तो उष्मा दे रहे हैं न ही उससे उष्मा ले रहे हैं, लेकिन संपीड़ित करके उसका तापमान बढ़ा रहे हैं। तो देखिए उसकी विशिष्ट उष्मा क्या होगी, अलग अलग कंडीशन हम देखने वाले हैं। पहली कंडीशन देखिए, गैस को बाहर से उष्मा ना दी जाए, उष्मा ना दी जाए, ना ही गैस द्वारा उत्सर्जित की जाए, ना ही उष्मा उत्सर्जित की जाए, उत्सर्जित की जाए। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ है कि उष्मा में जो परिवर्तन है वो 0 होगा, उष्मा में परिवर्तन तो 0 होगा, लेकिन संपीड़ित करके ताप बढ़ाया जाए, लेकिन गैस को संपीड़ित करके, संपीड़ित करके ताप बढ़ाया जाए, ताप में वृद्धि की जाए, वृद्धि की जाए। तो ताप में वृद्धि करेंगे। तो अब हम बात करेंगे गैस की विशिष्ट उष्मा के बारे में। तो देखिए क्या हो जाएगा,
गैस की जो विशिष्ट उष्मा है उसको हम C से पुट कर रहे हैं 1/m इंटू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा थीटा, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा थीटा। तो यहां पर डेल्टा क्यू 0 है, तो इस स्थिति में C का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा विद्यार्थियों, 0। C का मान कितना आ गया है, 0 आ गया है। अगली स्थिति देखें, दूसरी स्थिति कि हम गैस को उष्मा दे रहे हैं, तो उष्मा देने से उसके ताप में वृद्धि होगी, लेकिन जब उसमें प्रसार होता है तो उसके ताप में कमी होती है। तो यदि ताप देने से उष्मा में जो वृद्धि होती है उतनी की उतनी प्रसार के कारण से उष्मा में कमी होती है, तो उष्मा में परिवर्तन फिर से क्या हो जाएगा, सॉरी दोबारा सुने, आप इसको क्लियर करें कि हम जब गर्म करते हैं तो ताप में वृद्धि होती है और प्रसार के कारण से ताप में कमी होती है, और ताप में कुल परिवर्तन जब 0 होता है तब विशिष्ट उष्मा कितनी होगी। चलिए देखें, गर्म करने पर ताप में हुई वृद्धि, ताप में क्या होती है, वृद्धि, प्रसार के कारण ताप में हुई कमी के बराबर हो, कि गर्म करने पर ताप में वृद्धि होगी, प्रसार के कारण ताप में कमी होगी, और दोनों ताप बराबर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो ताप में परिवर्तन है वो 0 है, तो विशिष्ट उष्मा क्या हो जाएगी इस स्थिति में, विशिष्ट उष्मा को हम C से प्रदर्शित कर रहे हैं 1/m डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा थीटा। तो इस स्थिति में ये आ गई अनंत। तो गैसों की जो विशिष्ट उष्मा है 0 से अनंत तक होती है। गैसों की विशिष्ट उष्मा कहां से लेकर कहां तक हो गई है, 0 से अनंत तक हो गई है। अगली कंडीशन देखें कि हम क्या कर रहे हैं, गर्म करने पर जो ताप में वृद्धि है वो प्रसार के कारण से जो ताप में कमी होती है उससे अधिक हो। देखो, गर्म करने पर ताप में वृद्धि प्रसार के कारण ताप में आई कमी से अधिक हो। इसका मतलब है कि जो डेल्टा थीटा है वो पॉजिटिव रहेगा, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें डेल्टा थीटा जब पॉजिटिव तो जो विशिष्ट उष्मा है वो भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अंतिम कंडीशन देखिए, लास्ट कंडीशन है ये। देखिए, गर्म करने पर ताप में जो वृद्धि होती है प्रसार के कारण ताप में आई कमी से कम हो। गर्म करने पर ताप में वृद्धि, गर्म करने पर क्या होगी, ताप में वृद्धि, और प्रसार के कारण ताप में आई कमी से कम हो। तो डेल्टा थीटा है वो माइनस में रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और विशिष्ट उष्मा धारिता क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। क्लियर, विशिष्ट उष्मा धारिता क्या रहेगी, नेगेटिव। तो विद्यार्थियों, ये थी गैसों की विशिष्ट उष्मा धारिता, और मुझे उम्मीद है यहां तक आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के अंत में इन सभी बिंदुओं पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो देखिए, 100 ग्राम द्रव्यमान का एक गुटका एक खुरदरे क्षैतिज सतह पर फिसल रहा है।
यदि गुटके की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड से 5 मीटर प्रति सेकंड तक घट जाए तो इस प्रक्रम में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा होगी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गुटका है जो कि खुरदरी सतह के ऊपर फिसल रहा है, सतह खुरदरी है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर प्रति सेकंड से 5 मीटर प्रति सेकंड रह जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा में कमी आती है और वही जो गतिज ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो गतिज ऊर्जा में कमी आई है वो ज्ञात करेंगे और वो जो कमी है वही क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा के इक्वल है। तो ये ऊष्मीय ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में कमी। गतिज ऊर्जा कितनी है, 1/2 m v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वो ज्यादा है, अंतिम गतिज ऊर्जा कम है, तो यहां पर मैंने इनकी वैल्यू पुट कर दी है। 1/2 m का मान कितना है 0.1 किलोग्राम, v1 का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, v2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया 25, 100 में से 25 घटाए तो 75 रह गया, 75 को इससे गुणा करेंगे तो 7.5 बट्टे में 2, तो यह आ गया 3.75 जूल आ गया, 3.75 जूल ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है कि जब 5 किलोग्राम जल के ताप को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर क्वथनांक तक ले जाया जाता है तो उसके द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा होगी। जबकि हमें जल की विशिष्ट ऊष्मा दे रखी है, 5 किलोग्राम जल दे रखा है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर रहे हैं, क्वथनांक तक ले जा रहे हैं, इट मींस कहां तक टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हमें यह पूछा गया है कि उसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा कितनी होगी, ऊष्मा कितनी होगी। तो देखिए समझ लेते हैं इसको, क्या क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। हमें एम दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है 5 किलोग्राम, ताप में जो परिवर्तन है वो हमें दे रखा है 20 डिग्री से 100 डिग्री तक कर रहे हैं तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें विशिष्ट ऊष्मा सी दे रखी है, ग्रहण की गई ऊष्मा पूछा गया है। सी बराबर क्या होता है 1/m डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा थीटा, ये हमने देख लिया। तो डेल्टा क्यू क्या आ जाएगा एम सी डेल्टा थीटा, एम का मान कितना है 5, सी का मान कितना है 4.2 और डेल्टा थीटा ताप में परिवर्तन हमारे पास में है 80। यहां से ये पॉइंट हट जाएगा, 0 काम में आ जाएगा। 8 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 40, 40 को 42 से गुणा करेंगे तो 168 और एक 0 लगा दिया, इतना जूल आएगा। इसमें यहां पर किलो जूल दे रखा है तो ये किलो जूल आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर कि 50 ग्राम तांबे को गर्म करने पर उसका तापक्रम 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। यदि समान परिमाण की ऊष्मा 10 ग्राम पानी को दे दी जाए तो इसके तापक्रम में क्या वृद्धि होगी। देखिए क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि हमारे पास में तांबा है और जल है, तो तांबे को दी गई ऊष्मा तथा जल को दी गई ऊष्मा सेम है, दोनों को बराबर ऊष्मा दी जा रही, इसमें कहा गया है। तो देखिए तांबे को दी गई ऊष्मा को मैं कह दूं डेल्टा Q1 और जल को दी गई ऊष्मा को कह दूं डेल्टा Q2। तो देखिए तांबे को दी गई ऊष्मा, तांबे का द्रव्यमान इंटू C1 इंटू डेल्टा थीटा 1 और जल के लिए क्या आ जाएगा M2C2 डेल्टा थीटा 2। यहां से M1 का मान कितना है, तांबे का द्रव्यमान कितना है 50, विशिष्ट ऊष्मा तांबे की कितनी है 420, डेल्टा थीटा कितना है 10 डिग्री बढ़ जाता है। फिर जल का कितना है, जल का द्रव्यमान है 10 ग्राम, C2 जल की विशिष्ट ऊष्मा ये यूज में लेनी है अपन को, तो 4.2 गुणा 10 की घात 3 और यहां से डेल्टा थीटा 2 ज्ञात करना है। ये थीटा 2 है तो डेल्टा थीटा 2 बराबर कितना आ गया 50 गुणा 420 गुणा 10 बट्टे में 10 गुणा में 4.2 गुणा 10 की घात 3। यहां से देखिए ये हो गया हमारे पास में 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 से 1 2 3, ये 10 की घात 3 काट दिए, 10 का भाग लगाएंगे तो ये 4.2 हो जाएगा, 4.2 से 4.2 कट जाएगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि उतनी ही ऊष्मा जितनी हम किसको दे रहे हैं,
50 ग्राम तांबे को दे रहे हैं, उतनी ही उष्मा 10 ग्राम जब जल को देंगे ना, तो जल के ताप में तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होगी, जबकि तांबे की 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की बढ़ोतरी होगी। तो देखो ऐसा क्यों, इसका 50 ग्राम है तो भी 10 डिग्री बढ़ गया, इसके 10 ग्राम को भी उतनी उष्मा दे रहे तो भी 5 डिग्री बढ़ा, क्योंकि जल की जो विशिष्ट उष्मा है वो सबसे ज्यादा होती है। जल देरी से गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है, ये हमने इस वीडियो में देख लिया है, समझ लिया है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 10 ग्राम द्रव्यमान की शीशे की एक गोली 300 मीटर प्रति सेकंड के गति से एक लकड़ी के गुटके से टकराती है एवं विराम में आ जाती है, यह मानते हुए कि उष्मा का 50% गोली द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तो गोली के ताप में वृद्धि होगी। क्वेश्चन समझे एक बार, हमारे पास में एक शीशे की गोली जिसका द्रव्यमान 10 ग्राम है, उसकी वेलोसिटी 300 मीटर प्रति सेकंड है, और जब ये लकड़ी के गुटके में प्रवेश करती है तो विराम में आ जाएगी। उसका 50% हिस्सा उष्मा में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उष्मा में बदल जाएगा। तो हमें ये पूछा कि गोली का टेम्परेचर कितना होगा, तो पहले तो हमें ये ज्ञात करना है कि गोली द्वारा ग्रहण की गई उष्मा कितनी है, गोली द्वारा ग्रहण की गई उष्मा कितनी है, ये हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए देखिए, स्मॉल m कितना दे रखा है हमें, 10 ग्राम दे रखा है, क्लियर। और शीशे की विशिष्ट उष्मा भी हमें दे रखी है, इसकी वेलोसिटी भी हमें 300 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। तो सबसे पहले मैं गतिज ऊर्जा ज्ञात कर लेता हूं यहां पर। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी बताइए, 1/2 mv²। तो 1/2 m का मान हमारे पास में है 10 ग्राम, मतलब 10 की घात -2 किलोग्राम हो गया, v का स्क्वायर तो 300 इंटू 300, यहां से 10 की घात 2 इन 2 से कट गए हैं, 300 को 3 से गुणा करेंगे 900, 900 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 450 जूल आ जाएगा। इतनी गतिज ऊर्जा होगी, 450 जूल के बराबर गतिज ऊर्जा होने वाली है। फिर मैं बात करता हूं यहां पर उष्मीय ऊर्जा कितनी होगी, उष्मीय ऊर्जा, तो जो उष्मीय ऊर्जा है देखिए यहां पर ध्यान देंगे, डेल्टा क्यू से मैं इसको पुट कर दूं, किसके तुल्य होने वाली है, गतिज ऊर्जा का 50%, गतिज ऊर्जा का 50%, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है गतिज ऊर्जा का 50%। तो गतिज ऊर्जा कितनी है 450, इसका 50% कितना हो जाएगा 225 जूल हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा है, ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि को हम डेल्टा थीटा से पुट कर दे तो डेल्टा क्यू अपॉन m इंटू सी के इक्वल होने वाली है। तो डेल्टा क्यू कितना 225, m कितना 10 की घात -2, c कितना 150। तो यहां से आप ध्यान दें 10 की घात -2 बट्टे से ऊपर जाएगी तो कितना आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगी, ये आ गया हमारे पास में, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इसका इसमें 15 बार में चला जाएगा, 15 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्लियर। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने देखिए उष्मा, उष्माधारिता, विशिष्ट उष्मा, मोलर उष्माधारिता, इसके साथ में ठोस, द्रव और गैसों की उष्माधारिता की चर्चा की, अध्ययन किया, साथ में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहां पर देखिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगा जिसमें हम पदार्थों की अवस्था परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे कि पदार्थ कितनी उष्मा पाकर ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव कैसे कैसे कन्वर्ट होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगा जिसमें हम कैलोरीमिति का सिद्धांत वहां पर पढ़ने वाले हैं, उसमें ग्राफ भी देखेंगे, दाब आयतन सूचक आरेख भी वहां पर देखने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो आने वाला वीडियो होने वाला है। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।